जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के ऊपर, जहां पर लगभग एग्जाम में आपके लघुरात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी आपके 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाते हैं या 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो कहीं कहीं पर आपके 4 नंबर में आता है, कहीं 5 नंबर, कहीं 8 नंबर। और आदिकाल का ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 30 से लेकर 40 नंबर तक का एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जितना आपके बुक्स में से पूछा जाता है उतना ही पार्ट आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब क्या होता है? समय। हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, टेंस पढ़ते हैं जब हम, टेंस मतलब काल, काल कितने प्रकार के, वर्तमान भविष्य काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, और जो मतलब अतीत काल हो गया जो निकल चुका है, ठीक है, ये चीजें होती है। का विभाजन की आवश्यकता तथा उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। कहता है कि हमें इस काल को अलग अलग में विभाजित करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा क्या कहता है भैया, और इसके आधार को स्पष्ट करने, इसके आधार की जरूरत क्यों पड़ी और इसको भी स्पष्ट कीजिए। आधार क्या था इसका और इस काल को विभाजन क्यों किया गया, ना करते तो क्या होता भैया, इसके ऊपर है। तो चलिए अब हम इसके आंसर पर बात करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको करेंगे कि साहित्य के इतिहास के काल की विभाजन की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कहता है साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की आवश्यकता, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। कहता है साहित्य के इतिहास में, इसको देखो मैं साहित्य के इतिहास बोलूंगा, ठीक है ना, साहित्य इतिहास भी बोल सकते हो। साहित्य के इतिहास में किसी भाषा के साहित्य के आरंभ से लेकर, कोई भाषा है उसकी शुरुआत कब हुई, वहां के आरंभ से लेकर साहित्य के इतिहास लेखन के समय तक का विकासात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। देखिए कहना क्या चाहता है, बात को समझिए गहराई से इस बात को। कहता क्या है कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की अगर बात करें कि शुरुआत जहां से हुई, क्या शुरुआत जहां से हुई और आखिर में जहां तक लिखा जा रहा था और उसका विकास किस किस तरीके से हुआ, उसका अध्ययन जो है ना उसके लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और जानते हैं कि काल के इस लंबे आयाम को विभिन्न कालखंडों में बांटना काल विभाजन कहलाता है। कहता है देखो मतलब शुरुआत हुई जहां से, मान लो यहां से शुरुआत हुई और यहां तक अंत तक चलाई जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया। अब बहुत बड़ा हो गया तो अब भैया इसको याद कैसे रखें। तो इसके लिए क्या किया गया कि हम नहीं कह देते भैया कि ये 1800 से लेकर 1900 तक का डाटा है, यहाँ पर ये था, 2000 से लेकर 2001 का है। इस तरीके से ये विभाजन होता है, इसी को क्या कहा दिया जाता है, काल विभाजन। यानी समय को विभाजित कर दिया गया कि 893 से लेकर ये है 1013 तक, 1013 से लेकर इसका काल रहा, जैसे अकबर बाबर इस इतिहास में आपने पढ़ा होगा ना, इसी तरीके से काल विभाजन है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, क्या होता है काल विभाजन, पता चला। काल विभाजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए प्रो आर.सी. गुप्ता, देखो कौन कह रहा है, प्रो आर.सी. गुप्ता लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्या है। यानी काल यानी समय का विभाजन करना अपने आप में बहुत कठिन समस्या है। ये कौन कहता है, ये गुप्ता जी कहते हैं ना। साहित्य की चेतना के विकास, क्रम एवं परंपराओं के उत्थान पतन आदि को समझने के लिए काल विभाजन आवश्यक है। अब देखो आवश्यक क्यों है, इस बात को समझिए। ये गुप्ता जी क्या कहते हैं कि साहित्य की चेतना के विकास एवं कर्म, यानी उसका विकास कैसे हुआ, कर्म वाइज में समझना भैया, पहले किसका हुआ फिर बाद में कर्म वाइज समझना, ठीक है। एवं परंपराओं के उत्थान पतन, यानी ऊपर उठना, पतन मतलब गिर जाना, समझ रहे हो ना, आदि को समझने के लिए काल का विभाजन किया गया कि भैया ये काल था जहां पर क्या हुआ, इसका विकास हुआ था, ये काल था जहां पर इसका क्या हुआ था, मतलब पतन हो गया था। ठीक है, समझते हो इस चीज को। फिर देखो हिंदी साहित्य जैसी सुदृढ़ परंपरा को बिना खंडों में बांटे हुए समझना लगभग असंभव है। ये कहता भैया हिंदी को आप यूं समझते हो ना, सीधा सीधा कर लेंगे फटाफट। हिंदी जो है भैया, हिंदी एक ऐसी है जिसके अंदर ना नंबर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बात तो मानते हो ना आप अपने अपने में। तो भैया ये कहता है कि हिंदी को समझने के लिए बिना कोई खंड किए, बिना कोई मतलब टुकड़ों में किए इसको समझना क्या है, असंभव है।
यही कारण है कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को ही अवैज्ञानिक मानने वाले विद्वान भी काल विभाजन को अनिवार्य मानते थे। यानी इसके लिए जो वैज्ञानिक थे, विद्वान जो थे वो तो मानते ही मानते थे, जो विद्वान नहीं थे वो भी क्या है, काल का विभाजन करना अनिवार्य मानते थे। वो कहते थे भैया अगर इसको समझना है ना तो इसका विभाजन होना अति आवश्यक है, तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, ये था काल का विभाजन। और क्यों जरूरत पड़ी भैया, इसके अंदर आप कर सकते हो, उम्मीद करूंगा। आगे जानेंगे इसके आधार के ऊपर कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का आधार क्या था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहता क्या, देखो साहित्य समाज का दर्पण होता है। एक तरीके से जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को दर्पण मतलब चेहरा दिखाता है। साहित्य क्या करता है, उसका चेहरा दिखाता है, दर्पण होता है। समय के साथ सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन होता रहता है। देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, सामाजिक जो विचारधारा है, उनकी सोच है, उनमें क्या होता है, परिवर्तन, यानी वो बदलती रहती है। यह परिवर्तन निरंतरता में विद्यमान रहता है और ये क्या है, समय के अनुसार लगातार चलता रहता है। सिंपल सी बात है, अलग अलग जैसे हम कहते हैं ट्रेंड आता है भैया, बेस से बात करें, बदलता रहता है। लेकिन कुछ विशिष्ट समय बाद सामाजिक विचारधाराओं का यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। साहित्य में क्योंकि सामाजिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है भैया, सामाजिक जो विचारधारा होती है उसकी क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन एवं विकास होता रहता है। देखो भैया, समाज में परिवर्तन होगा तो उसकी सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। समाज में परिवर्तन होगा तो वहां पर जो भी विकास हो रहा है या जो भी पतन हो रहा है उनमें भी परिवर्तन होगा। अगर वो अच्छा होगा तो ऊपर उठेगा, वो बुरा होगा तो नीचे उठेगा, नीचे जाएगा। जहां जहां ये परिवर्तन एवं विकास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वहां वहां ये नए कालखंड या नए साहित्य युग का प्रारंभ माना जाता है। भैया जहां जहां कुछ मतलब बड़ा होता है ना, जैसे जैसे होता है वहां कालखंड होंगे, अलग अलग बढ़ता जाएगा, यही आधार होता है। मान लो मैं मेरे पे एग्जांपल लेता हूं। आज मैंने मान लो कह दूं, मैं जुलाई के महीने में मैंने क्या किया, जुलाई के महीने में मैंने मतलब 30 सब्सक्राइबर थे। आज मेरे क्या चल रहे हैं, दिसंबर चल रहे हैं, 2000 सब्सक्राइबर होने वाले। तो ये एक मैंने बांट लिया कि नहीं बांट लिया, हर महीने को भी बांट दिया। सब में देखो मैंने जुलाई को अलग कर दिया, जुलाई का डाटा अलग निकाल दिया और अब का डाटा अलग निकाल दिया। यही एक तरीके का विभाजन है ना, वही ये विभाजन है भैया। अगर मैं भी हमें याद रहता, कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना वो सब में याद रह जाता है। अगर हम विभाजन ना करते ना तो भैया डिफरेंस ही हमें पता नहीं चलता कि उसमें हमने क्या किया, कब क्या किया, क्या किया। तो ये सब में हम बांट देते हैं ना, वो हमें मतलब अच्छा होता है, अनिवार्य भी होता है, ताकि हम लंबे टाइम तक उसको याद रख सकें। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बीच में लेकर आए हूं सारे के सारे। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लो मेरे प्यारे साथी। कहता क्या है, स्टार लगा लो चाहे कुछ मर्जी लगा लो, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की एक लंबी परंपरा है भैया, इसको बांटना एक लंबी परंपरा है, हम बात कर आए हैं। मुख्य रूप से यह जॉर्ज ग्रियर्सन से आरंभ होकर, कहां से हुआ, जॉर्ज ग्रियर्सन से, और आचार्य शुक्ल तक होती है, आधुनिक साहित्य इतिहास के लेखकों तक पहुंची है। काल विभाजन की इस परंपरा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान आचार्य शुक्ल का है। उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा भैया, 3 भागों में बांटा है। सीधी सी बात है, कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं भैया 3 भागों में बांटा जा सकता है, और उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। देखो कौन कौन से 3 भाग हैं। एक था हमारा आदिकाल, ठीक है, जो कहां से कहां तक था, 993 ईस्वी से लेकर 1318 तक का। 993 से लेकर 993 ईस्वी से लेकर कहां तक था, 1318 तक का ना, ये ध्यान रखना। फिर आता है हमारा मध्यकाल। अब मध्यकाल में भी क्या है, बीच वाला जो मध्य मतलब बीच वाला, तो इसमें भी 2 आ गया भैया, एक शुरुआत वाला पूर्व, एक उत्तरम वाला। यानी पूर्व मध्यकाल कौन सा होगा, 1318 से लेकर 1643 वाला, ठीक है। और उसके बाद में उत्तर वाला कौन सा हो गया, ये बाद वाला कौन सा, 1643 से लेकर 1843 वाला, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ये जो 200 वर्ष हुए हैं ना, ये 200
यहाँ 200 हुए थे, यहाँ जो भी आपका अंतर निकाल लेना, ये सारे उत्तर पूर्व मध्यकाल के अंदर आ गए, ठीक है। और मध्यकाल की बात की जाए तो कहाँ से लेकर कहाँ तक चला, तो 1318 से लेकर चला था भैया 1843 तक का। ये सीधा सीधा डाटा है। इसके अंदर दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, पूर्व और उत्तर में, ठीक है। अब बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक कहाँ से है भैया, 1843 से लेकर अब तक का, यानी बाद का जो भी डाटा है, कि बाद का जो भी डाटा है वो सारा क्या आ गया, तीसरी कैटेगरी में आ गया भैया। कौन सी कैटेगरी में, आपके आधुनिक में। अब आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इस बार भी आएगा कि नहीं आएगा ये तो आपकी मतलब क्या कह सकते हैं, किस्मत बताएगी। कहता है 10वीं सदी के आसपास से हिंदी का आरंभ माना जा सकता है। कब से माना जाता है हिंदी का आरंभ, कि 10वीं सदी के, 10वीं समझते हो ना भैया। अब कौन सी शताब्दी कौन सी चल रही है भैया, बताओ मेरे को। यानी अब चल रहा है 2023 है, तो शताब्दी कौन सी है भैया, तो भैया 21वीं शताब्दी है ना, 21वीं चल रही है, क्योंकि 2000 का मतलब है 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी। 20वीं मतलब 100 साल, 100 सालों की एक शताब्दी बनती है, तो 2000 मतलब 200 शताब्दी, मतलब सीधी सी बात है अब 21वीं शताब्दी चल रही है ना। अब चलो आगे, अब बात करेंगे। कहता है सर विचारधाराओं में प्रथम परिवर्तन 10वीं सदी के आसपास से हिंदी का आरंभ माना जा सकता है, इसलिए वहीं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए। दूसरी बात कहता है लोक रुचि एवं विचारधारा में प्रथम परिवर्तन जो हुआ था वो 14वीं शताब्दी में, यानी सदी के आरंभ में हुआ था, और दूसरा परिवर्तन जो हुआ वो 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर या उसके मध्य में, तथा तीसरा परिवर्तन जो हुआ वो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अतः वहां से युग परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात कही किसने, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। देखिए यानी प्रथम की बात आए तो कब हुआ भैया, 14वीं में। द्वितीय की बात की जाए, सेकंड की बात की जाए भैया 17वीं में, और तृतीय की बात की जाए भैया, थर्ड की बात की जाए तो कब 19वीं के। यानी इन शताब्दियों में क्या हुआ था भैया, इनके अंदर परिवर्तन आए थे, ये कहते हैं आचार्य शुक्ल जी, ठीक है। और इसके बाद में क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट पर बात की, सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके बाद में बात क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। कहता है उपयुक्त काल विभाजन करने के पश्चात आचार्य शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर इन कालों को विभिन्न नाम दिए थे। उन्होंने प्रथम काल को वीर गाथा काल, अब देखो उन्होंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, फिर इनको अलग अलग नाम दे दिया भैया। पहले वाले को वीर गाथा काल दे दिया, दूसरे काल को भक्ति काल नाम दे दिया, तीसरे काल को रीति काल दे दिया, और अंतिम काल को गद्य काल अथवा आधुनिक काल नाम दे दिया। अब इन्होंने इन काल को अलग अलग बांट तो दिया, 16वीं 17वीं 14वीं 17वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर उनको नाम भी दे दिया, रीति काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, ठीक है, इस तरीके से। उसके बारे में जानेंगे हम। आचार्य शुक्ल का यह काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय रहा, ठीक है, लोगों को पसंद भी आया। इस काल विभाजन को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसे बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया। मतलब इस जो शुक्ल जी ने किया था ना काल विभाजन, वो लगभग विद्वानों ने देखा और छोटा मोटा परिवर्तन भी कर दिया, उसमें चेंजिंग कर दी गई, बाकी सारा लगभग उनको सही लगा इनका किया हुआ। नवीन अनुसंधान एवं नवीन उपलब्ध सामग्री व शोध कार्यों के आधार पर प्रो आर.सी. गुप्ता ने आचार्य शुक्ल के काल विभाजन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के सुझाव दिए। अब गुप्ता जी ने कहा भैया आचार्य जी की छोटी मोटी गलतियां इनको सुधार दो, बाकी ठीक है, जो निम्नलिखित थी। देखिए अब आचार्य गुप्ता जी ने क्या, आचार्य शुक्ल जी के गुप्ता जी ने क्या बताया, क्या क्या सुधारा, देखो। कहता भैया प्रथम काल क्या है, 1150 ईस्वी के आसपास से 14 ईस्वी तक इन्होंने सुधार कर ये किया गया। किसने सुधारा था भैया, ये सुधारा था आपके गुप्ता जी ने, ये गुप्ता जी ने आपके सुधार कर किया था। यानी प्रथम काल क्या हो गया, 1150 से लेकर 1400 तक। उसका काल क्या था, हम पढ़ कर आए थे 993 ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, 1401 से लेकर भैया इसको 1600 तक कर दिया। इसे 1601 से लेकर 1857 तक की जो क्रांति हुई थी, 1858 से 1950 संविधान लागू किया गया, और 1951 से आज तक का काल, ये भैया पांच चरणों में इसने बांट दिया। प्रथम, द्वितीय, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। किसने, गुप्ता जी ने।
ठीक है, यानी इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने जो रीति काल, जो भक्ति काल और इनमें किया था, इसने सीधा सीधा इनको ऐसे डायरेक्ट कर दिया। किसने? गुप्ता जी ने। कहता अब और आसान हो जाएगा समझना, काल विभाजन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और ये अच्छी बात थी। ये थोड़ा सा परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक रहा। इन कालों को प्रो गुप्ता ने क्रमशः रासो काल, अब इन्होंने अपना क्या नाम दे दिया? क्या नाम दिया? देखो, रासो काल, भक्ति काल, रीति काल। अब देखो ये तो सेम ही है, उसके थोड़ा बहुत चेंजिंग है। फिर आया राष्ट्रीय जन जागरण काल तथा नवलेखन काल के नाम दिए। यानी भैया इसने क्या नाम दे दिया? 5 नाम दे दिए भाई। पहले वाले को क्या नाम दे दिया? रासोकाल। ये पहले वाले को रासोकाल दे दिया, दूसरे वाले को भक्ति काल दे दिया, तीसरे वाले को रीति काल दे दिया, चौथे वाले को क्या दे दिया? राष्ट्रीय जन जागरण काल दे दिया, तथा 5वें वाले को नवलेखन काल नाम दे दिए। ये 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, पांचों के नाम दे दिए। ठीक है, उसके बाद में देखो, अतः हमारे विचार से यह काल विभाजन शुक्ल जी की परंपरा का होने के कारण ग्रह है। यानी ये सारा जो डिपेंड है ना, वो शुक्ल जी के ही कारण हो पाया। शुक्ल जी के काल विभाजन के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए पश्चात यह काल विभाजन पूर्ण सफल रहा। यानी भैया जो शुक्ल जी ने काल विभाजन किया था, शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, उनके अंदर जो भी कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के बाद जो काल विभाजन किया गया वो हमारे लिए क्या था? बेहद सही, सफल रहा, हमारे काम का रहा। ठीक है, उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं कि सर जोड़कर कर देंगे, लेकिन अगर हमने थोड़ा बहुत देखा होगा तो जो हम इजीली जोड़कर कर सकते हैं, अगर नहीं देखा होगा तो हमारे लिए उसको जोड़कर करना भी मुश्किल है। अब हमने इतना देखा है ना, हम पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर नाम भी याद है ना कि गुप्ता जी ने, शुक्ला जी ने, भैया 2 ही याद है ना, उन्होंने ये किया, थोड़ा थोड़ा हमें रैंडमली याद है ना, तो हम जोड़ जोड़ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और मैं भी एक आधा नंबर कर जाए लेकिन फिर भी नंबर लेके जा सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। देखो एग्जाम में पूछा भी गया है, CDLU के अंदर 2014 में पूछा, KU के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन परंपरा पर आपने प्रकाश डालना है, ये लिखने वाली परंपरा के ऊपर। ठीक है, चलो, कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अधिक प्राचीन नहीं है। भैया बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है, ये कोई अभी की है ऐसा मान लो। विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम 1839 के अंदर, सन 1839 में फ्रेंच विद्वान गार्सा दी तासी, किसने? गार्सा दी तासी, इस्तवार्क दा लालितेर और एदुई ए हिंदुस्तानी लिखा। क्या लिखा था? एदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवार दा लाली तेतर एदुई ए हिंदुस्तानी, इसको किसने लिखा? गार्सा दे तासी ने। किसने? गार्सा दे तासी ने। तत्पश्चात सन 1877 में शिव सिंह सेंगर ने क्या किया? ने शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा था। कब की बात है? ये 1839 की बात थी, ये 1877 की बात, जहां शिव सिंह जी ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। सन 1889 के अंदर डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। ये कुछ ग्रंथ, कुछ पुस्तकों के नाम है और उनके लेखक के नाम है। भैया किसने क्या लिखा? यहाँ लिखने के ऊपर परंपरा पर क्वेश्चन चल रहा है कि इतिहास लिखने वाले परंपरा पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखा। इस ग्रंथ में काल विभाजन और प्रवृत्तियों का निर्देश है। भैया कौन से? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है ना। और पंडित महेश दत्त ने ग्रीव्स दी केई के इतिहास ग्रियर्सन से मिलते जुलते है। ठीक है ना। फिर बात आती है सन 1913 में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। अब भैया इसने 5000 कवियों द्वारा, यानी कवियों के द्वारा लिखे गए उनका विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी साहित्य का विकास और सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। अब ये अलग अलग कवियों को बताया जा रहा है, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये क्यों इतना है बता रहा, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, रख सकते तो बहुत अच्छी बात है।
आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन कुछ एक बता सकते हो आप, सारा याद रखना भी आपके लिए थोड़ा इजी नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ, हिंदी का विवेचनात्मक इतिहास लिखा, लेकिन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन, कालों का नामकरण तथा विभिन्न कवियों और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया। भैया इसने जो लिखा था ना 1929 के अंदर, इसने इन सारों का लिखा हुआ लेखा जो को थोड़ा थोड़ा मिला के सारा डाल दिया ना। हाँ आगे चलो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी सागर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों में हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को विकसित एवं पुष्ट करने के लिए अपना अपना महान योगदान दिया। अब ये क्या कहना चाहते हैं भैया, ये कुछ कवियों के नाम बताए गए, इन्होंने भी क्या कविताएं लिखी है हिंदी के अंदर, ग्रंथ लिखे हैं, लेख लिखे हैं, जो क्या है कि हिंदी को और ऊपर लेकर आया, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री कृष्ण शंकर, डॉक्टर कृष्ण लाल, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा, डॉक्टर हुकुम चंद्र राजपाल आदि विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अनेक ग्रंथ विद्यार्थियों की दृष्टि से भी लिखे गए हैं। भैया ये बात जो चल रही है ना क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे प्राचीन मतलब जो बीत चुका है उसके अंदर हिंदी का कैसे कैसे विकास हुआ है, क्या क्या लिखा गया है, किन किन के द्वारा लिखा गया है, उस पर भैया आप जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हो जितने आपको आते हैं। तुलसीदास, कबीरदास जी, ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी लिख सकते हो। भले ही ऐसे ग्रंथ मौलिक न हो, लेकिन सरलता और स्पष्टता के कारण विद्यार्थियों को साहित्य के इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में सफल सिद्ध हुए हैं। देखो ये क्या कहता है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इन कवियों ने लिखा, बल्कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, इन्होंने भी काफी कुछ लिखा था इसके बारे में, जिसके कारण भले ही इन्होंने थोड़ा गलत मलत लिख दिया हो, लेकिन फिर भी क्या है हिंदी को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनके अतिरिक्त नागरी प्रचारणी सभा की 16 खंडों में इतिहास की प्रवृत्तियां योजना का भी अत्यंत महत्व है। यह हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वानों का सामूहिक कार्य है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हिंदी साहित्य का इतिहास 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भैया ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर वृजेश्वर वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रघुवंश सरीखे साहित्य के विद्वान इतिहास लेखकों के प्रमुख भूमिका रही थी। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पुष्ट परंपरा है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, मतलब जो आगे ही आगे भैया बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथियों क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी और आपके काम की रही होगी। दूसरी बात अगर बात करूं आपसे, तो ये तो एग्जाम में आएंगे, बल्कि आप चाहते हो कि सर कम समय में हम ज्यादा रिवाइज कर पाएं, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि सर आपको पीडीएफ मिल जाए, नोट्स मिल जाए, कि सर हमें पीडीएफ अगर प्रोवाइड हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है। तो पीडीएफ लेने के लिए आपके पास ये नंबर है मेरे प्यारे साथी, फ्री नोट्स और पीडीएफ ले सकते हो आप। 7206608286 व्हाट्सअप नंबर है मेरा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए। जितने मेरे पास हैं सारे के सारे जितने अवेलेबल है मेरे पास, वो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कंप्लीट है मेरे पास, जितने भी हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, पीडीएफ बनाने में, क्योंकि आपको पता है कि पावर ऑफ एजुकेशन को बने हुए अभी लंबा टाइम नहीं हुआ है, अभी हाल ही में बस धीरे धीरे वर्क चल रहा है। तो उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।